नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सबकी निगाहें साफ दिल्ली पर लगी हुई हैं। मतदान समाप्त हो गया है। अलग-अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल भी आ गए हैं। सारे एग्जिट पोल का अगर हम जिस्ट निकालें, उनकी दिशा भांपने की कोशिश करें, तो नतीजा ये है कि दिल्ली आपदा मुक्त होने जा रही है। अरविंद केजरीवाल की विदाई तय मानी जा रही है। लेकिन हमें थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जिट पोल अलग-अलग चुनाव में गलत साबित हो चुके हैं। वो लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा है, हरियाणा के मामले में भी देख चुके हैं, कुछ और राज्यों के बारे में भी देख चुके हैं। जो एग्जिट पोल बताते हैं एग्जैक्ट फिगर वो तो कम से कम नहीं आ रही है। कोई 1-2 सही सिद्ध होते हैं। जैसे आज भी चाणक्य हो या प्रदीप गुप्ता हो, उन्होंने एग्जिट पोल के नतीजे बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि फाइनल फिगर आ जाए, सारे आंकड़े सामने आ जाएं, उसके बाद हम कल शाम को अपना आकलन बताएंगे कि दिल्ली में क्या होने जा रहा है। और बहुत हद तक उनकी बात से मैं सहमत भी हूं, इसलिए कि जो एग्जिट पोल मतदान खत्म होने के बाद बताए जाते हैं या दिखाए जाते हैं, वो किस समय तक के होते हैं? अगर सीरियसली उन पर काम होता है, तो संभवतः शाम को 3 बजे तक के आंकड़े होते हैं। बहुत ही ऐसे कम होंगे जो 4 बजे तक की फिगर ले पाते हैं, वरना वो 3 बजे तक की फिगर आमतौर पर होती है। इसलिए कई बार एग्जिट पोल गलत साबित होते हैं। तो दिल्ली में क्या होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। और चूंकि लखनऊ से मेरे साथ वीरेंद्र नाथ भट्ट भी जुड़ रहे हैं, तो हम जरा मिल्कीपुर का भी हाल उनसे जानेंगे कि मिल्कीपुर के क्या हाल हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद छातियां पीट रहे थे, शिकायतें कर रहे थे, उससे तो लगता है कि समाजवादी पार्टी वहां संकट में है। तो सीधे जोड़ लेते हैं अपने सहभागियों को जो इस चर्चा में शामिल होंगे। मेरे साथ जुड़ गए हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट जी, और पटना से अभिषेक तिवारी जी, और दिल्ली से अनुपम के सिंह। आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। 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 नमस्कार सर, अभिषेक आपको जी, प्रणाम। अभिषेक जी, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं, और मैं दर्शकों को बता दूं कि मैंने भाऊ तोरसेकर जी को भी निवेदन किया है, हो सकता है बीच में वो भी जुड़ जाएं, उनको लिंक भेजा है। तो अभिषेक जी, जो एग्जिट पोल आए हैं, थोड़ा सा उन पर रोशनी डालिए। सबसे पहले आपको प्रणाम, वीरेंद्र भट्ट सर को प्रणाम, और अनुपम भाई को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। सर, 2-3 बातें हैं इससे जो आउटकम निकला है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था आपसे, कि पहली चीज जो पिछले 1 सालों में भाजपा ने या भाजपा समर्थक इन्फ्लुएंसर्स ने एक काम किया कि अरविंद केजरीवाल की जो कट्टर ईमानदार की छवि थी, या आम आदमी पार्टी के इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा जो एक छवि थी, एटलीस्ट ही इज डूइंग समथिंग, उस छवि को उतार के मुंह से नोच के फेंक दिया, और वो स्टैब्लिश करने में कामयाब हुए, नो दैट्स नॉट ट्रू, आम आदमी पार्टी इज डूइंग नथिंग, आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर रही है। इनफैक्ट आम आदमी पार्टी को उन्होंने स्टैब्लिश किया कि वो जो राजनीति बदलने आई थी उससे बदतर राजनीति कर रही थी। जो जो एलिगेशन शीला दीक्षित पर लगाया उससे 10 गुना करके दिखाया, करप्शन भी उससे बड़ा किया, शीश महल भी उससे बड़ा किया। जब 10 एसी का एलिगेशन लगाते थे तो यहाँ पे सोने के संडास पे भी बैठे, पर्दे भी लाखों करोड़ों के लगाए। तो जिस प्रकार से पहले तो उसकी छवि को डेंट किया, आम आदमी पार्टी के हार के लिए जरूरी था, क्योंकि 70 की 70 सीटों पे आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल ही चुनाव लड़ता था, जैसे नरेंद्र मोदी लोकसभा के चुनाव में प्रेसिडेंशियल फॉर्म में लड़ते। पहली बात। दूसरी बात, इस चुनाव को भाजपा ने
जो है वो ड्रैग किया कि नहीं, हम सिर्फ सेंटर के पॉलिसी पर मोदी जी के नाम पे नहीं लड़ेंगे, यमुना साफ नहीं हुई है, पॉल्यूशन बहुत अधिक है, कूड़ा कचरा फैला हुआ है, उसके एमसीडी के फेलियर को यानी मुद्दों पे ड्रैग किया। पहली बार आम आदमी पार्टी और केजरीवाल कांपा तब जब उसे मुद्दों पे प्रश्न पूछे जाने लगे कि यार तुमने बोला कि दिल्ली में डीटीसी बसेस महिलाओं के लिए फ्री की, लेकिन तुमने डीटीसी नई बसेस तो लाई नहीं है, जो 1300 बसेस मिली वो तो मोदी जी के द्वारा दी गई थी, तुम्हारे द्वारा तो दी नहीं गई है, तुमने तो एक भी बस नहीं लाया। उससे पूछा गया कि यार तुमने बोला था कि दिल्ली ये जो बिजली के तार है उसके जंजालों से मुक्त हो जाएगी, वो तो हुआ नहीं, और उसी के कारण जब दिल्ली में बाढ़ आई तो बच्चे मरे। तो आप देखिएगा इस पूरे कैंपेन के दौरान पिछले 20 दिन में जो केजरीवाल का बॉडी लैंग्वेज है, जो कि मैंने भाऊ तोरसेकर सर को बुला करके बॉडी लैंग्वेज के ऊपर हमने चर्चा की थी कि क्यों बॉडी लैंग्वेज, चेहरा कुछ और बोल रहा है, हाथ कहीं कुछ और बोल रहा है। आप लोगों को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगा जहां पर एक पत्रकार ने पूछ लिया था स्वाति मालीवाल वाला क्वेश्चन, तो कैसे वो माइक को साइड करके अपनी उंगलियों को ठीक नीतीश कुमार के स्टाइल में इधर-उधर कर रहे थे। ये होता है जब आपका कॉन्फिडेंस लो हो तो आपका चेहरा जो है, या बहुत स्ट्रेस होता है ना तो आपका चेहरा नीचे झुक जाता है, आपकी उंगलियाँ इधर-उधर बिज़ी हो जाती है। बॉडी लैंग्वेज के एक्सपर्ट लोग जो हैं वो बताते हैं। तो ये चीज़ें थी। लेकिन केजरीवाल को मुसीबत तब महसूस हुई जब वो जेल में गया और उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि अगर मैं ही चुनाव हारूँ, क्योंकि जिस प्रकार से चुनाव प्रवेश वर्मा जी ने लड़ा और संदीप दीक्षित ने जो डोर टू डोर कैंपेन की और एक ही मुद्दों पे ललकारा, 10 साल बाद वो पूरा एकदम टर्न अराउंड हुआ। रामलीला मैदान में इस बार संदीप दीक्षित ताल ठोक के ललकार रहे थे और अरविंद केजरीवाल नहीं आया। 10-12 वर्ष पहले इसने सीधा दीक्षित जी को ललकारा था और वो नहीं गई थी। तो एक पूरा का पूरा जो टर्न अराउंड दिखा। अब दूसरी बात, मीडिया साथ छोड़ने को विवश हो गया, क्योंकि मीडिया पे प्रेशर बना कि तुमको तो ये दिखाना पड़ेगा, ये प्रश्न पूछना पड़ेगा, तुम नहीं क्यों पूछ रहे हो, तुम पैसे लिए हो केजरीवाल से। तो जब क्वेश्चन पूछे जाने लगे टफ मीडिया के द्वारा, तो पहली देखिए हर बार मीडिया को कंट्रोल करता था, चाहे वो 2013 में भी आपको याद होगा बहुत क्रांतिकारी वाला एक इंटरव्यू किया था पुण्य प्रसून वाजपेयी ने, जो बाद में लीक हुआ, बहुत क्रांतिकारी भगत सिंह वाला। उसके बाद इसके जो अंबेडकर और भगत सिंह की जो आइडियोलॉजी वाले थे, उस पे ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन इसके ये उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी एंट्री ऐसे करेगा कि यमुना के ऊपर एक 12 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाएगा, इसको सबसे बड़ा चोर कहेगा, बोलेगा वैगनार से चलता था, क्योंकि यही सारी चीजों को लेकर के इसने नई राजनीति की बात की थी। तो इसका जब छवि टूट रहा था, तो कोई भी आप देखिएगा, अगर पहले के भी जो राक्षस वगैरह होते थे, जो माया रचते थे, तो कोई एक दिव्यास्त्र का प्रयोग करके जब आप उसकी माया को काटते हैं, तो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदलता था। पौराणिक सीरियलों को देखेंगे, वो डरता था कि अरे मेरा तो माया टूट गया। तो केजरीवाल के माया जाल को जो है, जो राष्ट्रवादी विमर्श के इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन्होंने तोड़ दिया, और वही वो पोजीशन था जहां से वो लगातार डाउन हुआ। दूसरा, बीजेपी के दिल्ली यूनिट को आज मैं कांग्रेचुलेट करूंगा। पिछले 3 दिनों में, आज कल और परसों, पिछले 3 दिनों में आम आदमी पार्टी के ग्राउंड वॉलंटियर्स को जो प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा, जो डर का सामना करना पड़ा, जैसे पीए अतिशी मार लेना कि पीए को पैसे सहित पकड़ लिया, तो पहली बार इनको ये लगा कि भाई चल नहीं पाएगा इस बार, वो हमारा कोई दाव नहीं चल रहा है, हर माया को ये काट रहे हैं। तो ये जो एक फैक्टर था वो केजरीवाल को डरा है। और जैसा मैंने कहा कि यस, ये चुनाव में बाकी वो मोदी फैक्टर, वो एडेड फैक्टर जब होते हैं कि भाई 12 लाख रुपए दिए। आप देखिए केजरीवाल क्यों आज परेशान है ज्यादा, क्योंकि ये जो पूरा न्यू दिल्ली का वोटर एरिया है, इसमें आप सेंट्रल में नौकरी करने वाले और स्टेट में नौकरी करने वाले, सरकारी नौकरी करने वाले बहुत ज्यादा है, और ये 12 लाख का क्विक बेनिफिट हुआ था। आप शुरू के 8, 9, 10 बजे तक का वहां का वोटिंग टर्नआउट देखिए, जो ऑफिशियल लोग होते हैं उन्होंने बहुत जल्दी वोट कर लिया, और वहां का टर्नआउट बहुत अच्छा था शुरू के 11 बजे तक, बाद में टर्नआउट स्लो हुआ। जो परंपरागत रूप से वोटर थे वो डल रहे हैं। यानी केजरीवाल का मामला इतना फंसा हुआ है, और अतिशी मान लेना तो हार रही है। तो ये सारी जो चीजें है ना, वो बदली है इसमें। तो मुझे लगता है कि एग्जिट पोल एक जो दिशा दिखा रहे हैं, अभी भी मैं वेट करूंगा, इसलिए मैं वेट करूंगा, मैं बार बार कह रहा हूं, फाइनल आंकड़े हमारे पास नहीं है। अगर 68% वोटिंग हो जाती है सर, बीजेपी 38 से 42 के आसपास आपको जरूर नजर आएगी। जी बहुत धन्यवाद अभिषेक जी शुरुआती रिमार्क्स के लिए। भाऊ तोरसेकर जी का भी स्वागत कर लेते हैं। भाऊ, बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। मैं
पहले एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं वीरेंद्र नाथ भट्ट जी की। वीरेंद्र जी, ऐसे कौन से बड़े कारण आपकी समझ में आते हैं कि अरविंद केजरीवाल इस बार लूज करने जा रहे हैं? जी, वीरेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है? ऑडियो नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है हाँ, अब आई। हाँ वीरेंद्र जी, मेरा सवाल आप तक पहुंचा। मैंने पूछा है कि ऐसे कौन से बड़े कारण आप मानते हैं जिनकी वजह से अरविंद केजरीवाल की लुटिया डूबने नहीं जा नहीं, रही है। आवाज अभी वीडियो गायब है जी। अच्छा, मैं यही सवाल लेकर के अनुपम के सिंह के पास चला जाता हूं। अनुपम जी, आप इस पर जी, जरा जी। रोशनी डालिएगा। जी, जी। देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाजपा जो है, वो अरविंद केजरीवाल के उस पिच पर जाकर खेल रही है, जहाँ पर उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी और इसकी प्रैक्टिस एक तरीके से कह लें फ्रीबीज़ वाली जो राजनीति होती है, भले ही मतलब भाजपा अरविंद केजरीवाल को गाली दे या कहे कि इन्होंने फ्रीबीज़ वाली राजनीति की, लेकिन उसका जवाब देने के लिए मजबूरी थी ये बीजेपी को कि हम भी उसी तरह की राजनीति करें और यहाँ पर प्रत्युत्तर जो है वो उसी तरीके से दें। आप देखिए वो जो 2500 रुपए महिलाओं को देने का जो वादा किया, महिला समृद्धि योजना, या फिर 21,000 रुपए जो वो प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए इन्होंने देने का वादा किया, एलपीजी सिलेंडर कह लें जो उस पर 500 रुपए के सब्सिडाइज्ड रेट पे इन्होंने देने का वादा किया, सीनियर सिटीजन को 2500 रुपए पेंशन, या कह लें अटल कैंटीन से लेकर या फिर जितने भी वादे भाजपा ने किए अरविंद केजरीवाल के पिच पे उतर के, और एक से एक वादे किए। अगर अरविंद केजरीवाल ने कहा 500 तो भाजपा ने कहा 600। अगर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 4.1 तो भाजपा ने कहा 4.2। तो एक तरीके से कह लें कि बोली लगा दी भाजपा ने यहाँ पर कि अगर फ्रीबीज ही चाहिए तो लो भाई हम दे रहे हैं। अब इसमें समस्या थोड़ी-सी कहाँ आई थी कि फिर इन्होंने प्रचारित करना शुरू कर दिया था कि भाजपा जो है वो पहले से चली आ रही योजनाओं को हटा देगी और फिर उसके बाद ये सब अपनी जो योजनाएँ ये कह रहे हैं वो ये लेके आएँगे। लेकिन फिर जिनके दिल्ली के फ़ोन नंबर हैं, उनको ये चीज़ पता होगा कि उनको फ़ोन कर के और बताया गया कि नहीं, जो केजरीवाल की योजनाएँ चल रही हैं, वो चलती रहेंगी। उसके अलावा हम क्या दे सकते हैं, ये हम लेके आ रहे हैं कि पहले से आपको अगर फ्री बिजली-पानी मिल रहा है, तो वो वही मिलता रहेगा, उसका आप उपभोग कीजिए। तो ये बार-बार फ़ोन कर के कुछ लोग तो परेशान हो गए थे कि हाँ, एक ही बार में समझ गए, क्यों 4 बार में आप समझा रहे हो? लेकिन बार-बार फ़ोन करके और समझाया गया उनको। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा एक तो फैक्टर यही रहा कि अरविंद केजरीवाल की पिच पर उतर के खेलना। दूसरी बात, संदीप दीक्षित ने जो लड़ाई लड़ी है और जिस स्पष्टवादिता के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी है, वो काबिले तारीफ है, भले ही वो कांग्रेस नेता ही क्यों ना हो। एक कांग्रेस नेता टीवी पर आके कहता है कि हमारी 10 सीटें आ रही हैं और भाजपा चुनाव जीत रही है और केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि वो सच ही बोल रहा होगा। संदीप दीक्षित ने कह दिया है कि भाजपा चुनाव जीत रही है। अब विरोधी पार्टी, वो तो भाजपा के नेता हैं ही नहीं। और दूसरी एक और बात ये कि कांग्रेस बहुत मजबूती से लड़ी है इस बार। कांग्रेस के जो वोट प्रतिशत है उसका अनुमान 8 से 10% तक मतलब मैं लगा रहा हूँ, हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी चली जाए। अगर ऐसा है, तो फिर ये आम आदमी पार्टी के लिए ही खतरे की घंटी है, क्योंकि कांग्रेस जो वोट ले जा रही है, वो उसका ही पुराना वोट है, जो आम आदमी पार्टी में ट्रांसफर हो गया था। तो वो पूरा तो नहीं, लेकिन उसका कुछ हिस्सा वो एक बार फिर से ले जा रही है। तीसरी चीज़, एक इसके 2 तरीके से विश्लेषण हो सकते हैं और मैं भी कुछ क्लियर कहने की स्थिति में नहीं हूँ। क्योंकि एक बड़ा ही पॉपुलर सर्वे जो आज आया है, उसने कह दिया है कि 11% मुस्लिमों ने भाजपा को वोट किया है और 9% ने कांग्रेस को वोट किया है। यानी 9 से ज़्यादा मतलब भाजपा से कांग्रेस से ज़्यादा भाजपा को मुस्लिमों के वोट मिले हैं। अब आप इसमें देखिए 67% मुस्लिम उस सर्वे के हिसाब से अब भी आम आदमी पार्टी को वोट कर रहे हैं। लेकिन इसमें एआईएमआईएम जो है 2 सीटों पर कम से कम, जहाँ एक पर ताहिर हुसैन दंगाई है, एक पर सिफाउर रहमान दंगाई है। यानी 2 दंगाइयों को जो उन्होंने टिकट दिया है, जिस कारण ये भड़क के ओखला से अमानतुल्लाह खान कहने लगे थे कि इस हैदराबादी को बाहर खदेड़ देंगे।
सामान्यतः एक मुसलमान, एक कट्टरपंथी मुसलमान दूसरे कट्टरपंथी मुसलमान के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता है जब तक उसी की जान पर ना बन के आ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि एआईएमआईएम जो है वो एक तरीके से आम आदमी पार्टी को ही घाटा पहुंचा रही है। यहाँ पे कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी को ही घाटा पहुंचा रही है। तो ये जितने भी बाहर से फैक्टर आए हैं वो आपको परेशान कर रहे हैं। फ्री बीज वाली पिच पर भाजपा का उतरना, ये सारे फैक्टर मिला के इस बार लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं रसातल में जाने की ओर अग्रसर है। जी वीरेंद्र जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आप बिल्कुल साफ आ रही है। ओके ओके, तो मैं आपके पास आता हूं साहब। तो आपकी दृष्टि में अब भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता, और अब अगर दिल्ली में भी वो जीतती हुई दिखाई दे रही है अधिकांश एग्जिट पोल में। असली नतीजे तो 8 तारीख को आएंगे। जी ये 3 स्टेट में लगातार भारतीय जनता पार्टी की जीत के आप मायने क्या मानते हैं? देखिए, जो पहली तो लोकसभा जो जो लोकसभा दिल्ली चुनाव का के नतीजे जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे उसके मद्देनजर अब 3 स्टेट में अगर इसकी सरकार बनती है तो क्या हम माने कि जो हिंदू मतदाता है उसने भी अपने आप को करेक्ट किया है, यूनाइट हुआ है, और जो आरएसएस की भूमिका रही है हरियाणा महाराष्ट्र दोनों में और दिल्ली में भी, क्या वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है? देखिए, ये बात सही है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी का नारा इंक्लूसिव समावेशी राजनीति का है, सबका साथ सबका विकास, तो हमें केवल हिंदू की बात नहीं करनी चाहिए, हमें बात करनी चाहिए समावेशी राजनीति की। तो इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ठीक है, बहुत कम मिलता है, बहुत ही मिनिस्कूल मिलता है। भारतीय जनता पार्टी का किसी मुद्दे के ऊपर क्या मुसलमान या किसी धर्म पंथ संप्रदाय के खिलाफ कोई स्टैंड पब्लिक नहीं है। और अगर आप ये कहते हैं कि काशी मथुरा संभल एंटी मुस्लिम है, तो फिर उसको आप इन सारी बातों को आप इतिहास के संदर्भ में जानबूझ करके समझना नहीं चाहते हैं, तभी आप ये बात बोलते हैं। राम जन्मभूमि का मामला एंटी मुस्लिम मामला नहीं था। यदि यदि भारत के मुसलमान औरंगजेब और बाबर को अपना पूर्वज मानते हैं तो ठीक है, एंटी मुस्लिम था, वरना ये मामला नहीं था। मैं जो दिल्ली में होने जा रहा है इसको मैं सीधा ये मानता हूं कि ये जो फोर्ड फाउंडेशन की पार्टी है, आम आदमी पार्टी, जिसको पीएम ने आपदा कहा है, तो अमेरिका में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का आगमन हुआ है और जिस तरीके से वोक जो जो ग्लोबल माफिया है और डीईआई, डाइवर्सिटी इक्विटी एंड इंक्लूजन को जिस तरीके से उसने डिसमेंटल किया है, जिस तरीके से यूएस एड नाम की जो जो संस्था है, अमेरिकन एड फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जिस तरीके से उसने उसकी फंडिंग रोकी है पूरी दुनिया में, भारत में बड़ी संख्या में एनजीओ को, मीडिया को, और एक ऐसा अखबार है जो 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 कहता है कि उसकी बड़ी साहसी पत्रकारिता है, जो ओसीसीआरपी का प्रोजेक्ट लाता था, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा बेनिफिशियरी था। ये सारा इकोसिस्टम जो है पिछले 1-1.5 महीने में कोलैप्स हुआ है इंडिया में। तो केजरीवाल के लिए ये बहुत बड़ा धक्का था। आपको याद होगा 2020 के चुनाव के असेंबली के चुनाव के समय खालिस्तान के मुद्दे को लेकर के कुमार विश्वास ने बहुत गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगाए थे। ठीक है, अलग हो जाए पंजाब तो क्या है, एक राष्ट्र के प्रधानमंत्री हम रहेंगे, ये सारी बातें हैं। और जिस तरीके से खालिस्तानियों ने इनको मदद की है, ये भी कोई छुपी हुई बात नहीं है। और जिस तरीके से अमेरिका से जो प्रवासियों को बाहर ढकेला जा रहा है और एक बैच आज आ भी गया है, और जिस तरीके से जो पन्नू जो खालिस्तानी नेता है उसकी सिक्योरिटी वगैरह विड्रॉ हुई है, तो अब जो है ये दुनिया वास्तव में ग्लोबल विलेज हो गई है। और अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से भारत विरोधी जो इंटरनेशनल इकोसिस्टम का जो सपोर्ट था उसमें बहुत जबरदस्त कमी आई है, वो आपको दिखाई पड़ेगी इस चुनाव के परिणामों में। और दूसरी बात जो इस चुनाव में हुई है, प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मैंने देखा 10 साल में, उन्होंने कभी भी किसी राजनीतिक प्रॉब्लम को
अपनी सत्ता के, प्रशासन के, स्टेट पावर के बल पर हल करने का प्रयास नहीं किया। यदि कोई पॉलिटिकल चुनौती आई है तो उसको डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के जरिए ही उन्होंने उस समस्या को समाधान करने का प्रयास किया है। और फ्रीबीज को मुद्दा मोदी ने ही बनाया था, और फ्रीबीज के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी ने ही सारी पार्टियों को डिफेंसिव पोजीशन पे जाने को मजबूर किया। क्या हाल है कर्नाटक में, क्या हाल है तेलंगाना में, क्या हाल है हिमाचल प्रदेश में? तनख्वाह नहीं बढ़ रही है हिमाचल प्रदेश में, और रोज कभी बिजली का दाम बढ़ रहा है, कभी पानी का टैरिफ बढ़ रहा है, कभी सरकारी बसों में जो छूट थी फिर वो कम हो रही है। यही काम कर्नाटक में हुआ, वहां पावर टैरिफ बढ़ा, बसों के किराए बढ़े। यही काम तेलंगाना में हो रहा है। तो नरेंद्र मोदी ने और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के जरिए हर समस्या का समाधान करना है। इसका सबसे शानदार उदाहरण है 1 फरवरी को पेश हुआ बजट। भारत के सबसे बड़े जो कॉलमिस्ट हैं देश के इकोनॉमिक इशू पे, श्री पी चिदम्बरम, वो 10 साल से अपना कॉलम लिखते हैं, देश के अखबारों में छपता है सारी भाषाओं में संडे को। अब की बार 2 फरवरी को उनका कॉलम छपा, संडे था, और आश्चर्य की बात है कि उनका कॉलम बजट के ऊपर ना हो करके उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर था। वो बजट की आलोचना के लिए उनके पास कुछ था ही नहीं। और आज जो है 5 फरवरी है, बजट पेश हुए 4 दिन हो गए, अपोजिशन में किसी की ओर से अभी तक ये समझ में वो इतने स्तब्ध हैं। 2013-14 में मनमोहन सिंह के आखिरी साल में इनकम टैक्स में छूट 2 लाख थी, और 10 साल में वो 12 लाख हो गई, बल्कि 12.75 लाख हो गई, 13.25 लाख छूट हो गई। ये इसका कोई इनके पास जवाब ही नहीं है, कहां से आलोचना शुरू करें। तो ये चुनाव में अगर अरविंद केजरीवाल की हार होती है तो भारतीय राजनीति में ये एक माइलस्टोन होगा कि एक आदमी जो है एकाएक उभरेगा और वो ब्रह्मांड में सबके ऊपर आरोप लगा देगा, सबको चोर कह देगा और सब कुछ फ्री दे देगा, और वो जो है मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो वीरेंद्र जी करेगा, कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा, उसके समर्थन से वो गवर्नमेंट बनाएगा, अपने बच्चों की कसम खाएगा और एक छोटी वाली गाड़ी में चलेगा, फिर वो शीश महल बनवा लेगा, वो पुलिस की सुरक्षा नहीं लेगा, फिर उसके पास पंजाब से भी पुलिस वाले आ जाते हैं 25 तो उसकी सुरक्षा में। तो हर संभव झूठ बोला है अरविंद केजरीवाल ने, और ये उसकी और इस बात के लिए मैं अरविंद केजरीवाल की सफलता का मैं कायल हूं कि वो हर बार, वो पिछले 10 साल से अपने हर झूठ को बहुत सफलतापूर्वक बेचने में सफल रहा है। वो आदमी इतनी सफलता से भारत के इतिहास में किसी भी नेता ने आज तक झूठ को कोई बेच नहीं पाया जैसा अरविंद केजरीवाल ने किया। तो ये जो परिणाम आने वाला है दिल्ली का, मेरा मानना है कि जो इंडियन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एक ये माइलस्टोन बनेगा। और अगर आप ये जो आज चुनाव हुआ है मिल्कीपुर में, उसमें सबसे बड़ा चमत्कार आज ये हुआ है कि 2022 में 3 बजे तक वोटिंग हुई थी 60%। वीरेंद्र जी मिल्कीपुर पे अभी आते हैं, मिल्कीपुर पे अभी आते हैं। मैं जरा एक बार भाऊ को जोड़ लेता हूँ। भाऊ आपने तो 25 दिन पहले मेरे साथ जब जुड़े थे तो आपने कह दिया था कि दिल्ली की जनता इस बार अरविंद केजरीवाल को सबक सिखाने जा रही है और अरविंद केजरीवाल हारने जा रहे हैं। और यही भविष्यवाणी आपने महाराष्ट्र के बारे में भी कर दी थी कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। और अभी जयपुर डायलॉग पर जब हम लोग जुड़े हुए थे तो आपने एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि केजरीवाल ने खुद केजरीवाल को ही हराया है। और ये भी बिल्कुल स्पष्ट है कि अखिलेश यादव भी इनके चुनाव प्रचार के लिए आए, ममता बनर्जी ने भी अपील कर दी, इसके अलावा आदित्य ठाकरे का भी बयान आ गया। आदित्य ठाकरे का या ममता बनर्जी का या अखिलेश यादव का दिल्ली में क्या है ये तो सब जानते हैं, कुछ खास नहीं है। लेकिन इससे ये पता लगा कि इंडी अलायंस बिखर रहा है और अब तो अरविंद केजरीवाल की भी राजनीति खत्म हो रही है। तो भाऊ यहां से आगे की राजनीति को आप कैसे देख रहे हैं? देखो, एक बात होती है कि जो मोमेंटम हरियाणा से शुरू हो गया वो बीजेपी ने महाराष्ट्र में आगे बढ़ाया, और उनको जरूरी है कि अभी नवंबर
अक्टूबर नवंबर में बिहार का चुनाव है और उसके बाद कम से कम आधा दर्जन विधानसभाओं का 2027 में होने वाला है। तो वो मोमेंटम कंटिन्यू रखना है तो दिल्ली किसी भी कीमत पर जीतना जरूरी है, नहीं तो स्प्रिट ब्रेकर हो जाता है। और एक बात है कि रेवड़ियों में भी बीजेपी उतर गई, उसका कारण वो है आने वाले अगले चुनाव में शायद बीजेपी रेवड़ी में नहीं जाएगी, लेकिन इस बार उनको वो किसी भी तरीके से, और केजरीवाल ऐसा मानते ना कि कीस्टोन जैसा है, अगर उसको उठाओ तो वो कमान गिर जाएगी। कि इसलिए दिल्ली में केजरीवाल को हराना बिल्कुल जरूरी था, और इसलिए वैसे भी हार जाने वाला था, ये तो पक्का था। मुझे ऐसी मेरे मन में कोई आशंका नहीं थी, लेकिन फिर भी रेवड़ी में जब जितना सोचने की कोशिश की कि बीजेपी भी रेवड़ी पर क्यों उतर आई, अगर प्रधानमंत्री खुद रेवड़ी उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे, तो इसका मतलब ये कि नो स्टोन अनटर्न जिसको बोलते, कि एक भी चांस नहीं लेना, हमको दिल्ली जीतनी ही है। तो एक राज्य ऐड हो जाता है, भले छोटा राज्य हो, लेकिन उसके बाद आने वाले के लिए रास्ता खुल जाता है। और इसलिए मैं मानता हूं कि दिल्ली में जो होने वाला था, और मुझे मालूम था क्योंकि जिन्होंने महाराष्ट्र में इतना बड़ा काम किया मैंने देखा है और उनसे मेरी बात होती रहती है, तो मैंने इसलिए तो पहले बोल दिया कि 23 तारीख को महाराष्ट्र के नतीजे सामने आने के बाद 2 दिन के बाद वही आरएसएस की पूरी टीम दिल्ली चली गई थी। तो वो 2.5 महीने से काम कर रहे थे। बीजेपी वाले बाद में मैदान में आ गए, कांग्रेस वाले, आम आदमी बाद में मैदान में आ गए, आरएसएस वाले 26-27 नवंबर से दिल्ली में लगे हुए। देखो एक बात होती है, ईवीएम के बारे में रोते सब है, लेकिन ईवीएम का चुनाव की स्ट्रेटेजी में एडवांटेज क्या है कि इसके पहले जब बैलेट पर वोटिंग होता था तो बैलेट बॉक्स से निकालते थे और कुछ 25-25 के बंडल बनाते थे, फिर एक जगह डाल देते थे, और किस बूथ में किसको कितने वोट मिले उसके आंकड़े अवेलेबल नहीं होते थे। ईवीएम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको किस बूथ पर कितना वोटिंग हुआ है, तो अगर समझो 70% हो गया, 700 वोट पड़े हैं, तो 700 में हमारे कितने हैं और हमारे कितने लोगों ने वोट नहीं किया, इतना माइक्रो मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये लेकर जो लोग काम करते हैं वो आसानी से चुनाव जीत सकते हैं, और वही महाराष्ट्र में हुआ था। और जब महाराष्ट्र में चल रहा था तब जब मेरी इंटरेक्शन हो गई थी तो मुझे समझाया गया था कि भाई हरियाणा में हमने वो किया है, और दिल्ली के लिए जो स्ट्रैटेजी थी वो बिल्कुल साफ थी कि लोकसभा में अगर हमारे पास 54-55% वोट आते हैं और 16-17% विधानसभा में निकल जाते, तो एक जाल ऐसा बना दो कि जो 17% वापस जाने वाले हैं, जैसे हम देखते हैं कि एक लहर आती है पानी की, तो लहर आने के बाद हम समुद्र के पास रहते, तो लहर आती है उसके साथ मछलियां आ जाती है, और जब पानी निकल जाता है तब मछलियां अटक जाती है। तो वो जो 16-17% लोकसभा में आते हैं तो वो निकल जाते हैं, उसमें से 8-7% से लेकर 10% तक रोकना है। ये इस समय की आरएसएस की स्ट्रेटेजी थी, और यही तो मैं पिछले महीने भर से आपको, अभिषेक को जिनसे बात हो गई उनको बोल रहा था। बीजेपी का काम अलग चल रहा था, बीजेपी का नहीं बोल रहा हूं मैं, आरएसएस जिस ढंग से चुनाव में पिछले हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के लिए काम कर रहा है वो बोल रहा हूं कि उनके जो, और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक आरएसएस का प्रमुख होता है और वो वहां के आरएसएस के फॉलोअर क्या कर रहे हैं उन पर नजर रखता है। बीजेपी वाले वगैरह अपने अपने काम करते, उनकी बात छोड़ दो। तो ये अगर इस ढंग से 5 लोगों की भी आरएसएस वाला मीटिंग लेता है, 5 लोगों के लिए 2 घंटे बैठकर बात करता है, तो वो उनको कन्विंस करता है। तो ये पहली बार हो रहा है, इसके पहले नहीं हुआ है। जो लोकसभा में झटका लगा है उसके बाद आरएसएस ने पूरी स्ट्रेटेजी बदल ली है कि हमको एक एक वोटर से भी कन्विंस करना चाहिए, तो करेंगे।
और यही फर्क ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये एग्जिट पोल जो सामने आए उसमें उसका प्रतिबिंब मुझे दिखाई दे, रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है कि ये मुझे एक्सपेक्टेड था। मैं तो अभी आंकड़े देखकर नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो पहले से बोल रहा हूँ। और महाराष्ट्र के बारे में तो मैंने जयपुर में आपके साथ बात की थी, और जयपुर में आने से पहले हरियाणा के चुनाव से पहले में भी मैंने आपको बोला था जी हाँ, कि हरियाणा में क्या होने वाला है, क्योंकि ये बात जो स्ट्रेटेजी आरएसएस ने बनाई है लोकसभा के बाद, मैं लोकसभा के पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, उस वक्त जो आरएसएस काम करती थी बीजेपी वालों से हाथ मिलाकर काम कर रही थी, लेकिन लोकसभा में जो हुआ है उसके बाद आरएसएस ने एक अलग से अपना एक ये बनाया कि जो बीजेपी से अलग काम करता है, और इसका परिणाम दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात है कि हम जब बोले इसके कारण हुआ, इसके रेवड़ी के कारण हो गया या 12 लाख करने से हो गया, मैं वो नहीं मानता। जब मसाला बनता है ना, वो हमारा महाराष्ट्र का मसाला हो, बंगाल का हो या राजस्थान का हो, एमडीएच का हो या और कोई सुहाना मसाला हो, सब में वही चीजें होती है, लेकिन किसका प्रमाण क्या होता है, कितने तरीके से मसाले कम ज्यादा किए जाते हैं, जो खड़े मसाले हो या लवंग वगैरह वगैरह हो, तो उससे फर्क पड़ता है। तो हम इकट्ठा परिणाम देखते हैं, तब हम बोलते हैं अरे इससे हो गया, नहीं, सब मिलाकर एक टेस्ट बनती है। तो मैं मानता हूं कि इसमें अलग अलग तरीके से जो मसाले हुए हैं उसका एकत्रित परिणाम हमको रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। वो उसमें से एक चीज मत पकड़ो, ये बहुत सारे, और इसमें सबसे बड़ा अगर हम मतलब मसाले होते हैं तो उसमें मिर्च ज्यादा होती है, धनिया ज्यादा होती है, तो इसमें मिर्च का जो मसाला है वो खुद केजरीवाल है। मैं मानता हूं कि इसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो खुद केजरीवाल है। उन्होंने इस सब के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। जो नालायकी की है उसका भी परिणाम मिलता है। लोग जब नाराज हो जाते हैं तो बोलते हैं ये नहीं, और कोई भी, इमरान खान भी चलेगा लेकिन ये नहीं चाहिए। इस मेंटालिटी पर लोगों को लाने का काम केजरीवाल ने किया है, ना कि संघ या बीजेपी या मोदी ने किया है। ये बात समझ लो, बाकी चीजें आसान हो जाती है। भाव ने बहुत अहम टिप्पणी की है। अभिषेक जी, अगर दिल्ली आपदा मुक्त होने जा रही है, इसका मतलब क्या हम ये माने कि अरविंद केजरीवाल पर बहुत बड़ा मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है और यहाँ से आम आदमी पार्टी बिखर भी सकती है? और इनके खिलाफ जो केस चल रहे हैं, जो जांच चल रही है, वो तो है ही, 5.5 महीने ऑलरेडी जेल में रह करके आ रहे हैं ये, और बहुत सारे केस अब हैं। तो सत्ता में आप नहीं रहेंगे तो कई तरह की मुसीबतें तो वैसे ही आपके सिर पर आ पड़ती हैं। अब तो अगर दिल्ली की कुर्सी गई नीचे से तो क्या हाल होने वाला है इनका? नहीं, वो जो बॉडी लैंग्वेज और इस डर की जो बात की थी उसका वही कारण था। वो बात को समझ रहा है कि लास्ट टाइम तो कोर्ट में भी हमको सरकारी वकील और ये सब मिल गए, सब कुछ हो गया, क्योंकि हम सीएम थे, फलाना था, ढिमकाना था, सब कुछ था। इस बार तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा। दूसरी बात, ये कहना बिल्कुल ठीक है कि अब पंजाब में भी हवा बदलेगी, और कांग्रेस ने सारा एफर्ट ही इसीलिए लगाया था कि दिल्ली तो दिल्ली, पंजाब हाथ से मत जाने दो। 2 साल बाद मात्र चुनाव है, तो केजरीवाल शुड फील द हीट। ठीक है, अब केजरीवाल की समस्या इन सब से अलग है, इनमें कोई चर्चा नहीं कर रहा है। हम तो सर उस स्कैम की बात कर रहे हैं जो स्कैम आंखों के सामने है, लेकिन करोड़ों रुपए के प्रॉफिट में चलने वाला दिल्ली जल बोर्ड 72,000 करोड़ के 7200 करोड़ के नुकसान में कैसे पहुंचा, इसका हिसाब किताब कौन देगा? जब नई सरकार पे नया सीएम बैठेगा तो चेक करेगा ना कहां कहां स्कैम हुआ है। ये तो वो स्कैम है जो मेरे और आपके सामने है। डीटीसी बसेस से लेकर के ये जो फ्री बीज के नाम पे दिल्ली में फ्री यूनिट बिजली दे रहे हैं, इसका जब स्कैम का खुलासा होगा, ये सब्सिडी का, तब कितना जब दबाव होगा, कहां भाग के जाएंगे? तब तो ये भी चीफ मिनिस्ट्रियल पोस्ट ना होगा। और अगर दिल्ली चुनाव, मेरे अपडेट गलत नहीं है,
तो दिल्ली में नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं, बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। इनफैक्ट वो पीछे हैं, वो जीत जाए हार जाए वो सब आखिरी आंकड़े तो हमारे पास नहीं है, लास्ट के 3 आवर की वोटिंग, लेकिन जो पहले तक का अपडेट है उसमें बहुत पीछे हैं। तो वो अपना भी चुनाव हार गए, अतिशी मार लेना भी हार जाए। और देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, 67 सीटें हो या 63 सीटें, ये जीते थे केजरीवाल के ही चेहरे पर सभी विधायक। और जब केजरीवाल के चेहरे पे ही इतनी एंटी इनकम्बेंसी है, जो भाऊ तोसेकर सर बोल रहे थे एक बात इंपॉर्टेंट, कि ये छोड़ के कोई भी चाहिए। जब ये स्थिति हो कि ये नहीं चाहिए मुझे, बाकी कोई भी चल जाए, तो ये जो स्थिति है, इसके बाद तो इनका पंजाब भी बचना मुश्किल है ना। और दूसरी बात, भगवंत मान इनको क्यों लेगा पंजाब में? सारा पावर भगवंत मान को, जब ये कपूरथला हाउस में राघव चड्डा और परिणीति चोपड़ा का विवाह हुआ था, आपने भगवंत मान जी का उस वक्त का फोटो निकाल लीजिए। किस प्रकार के लोग, पंजाबी लोग कह रहे थे कि तुम क्या हो यार, तुम ड्राइवर हो, तुम कौन हो इनके, कपूरथला हाउस में तुमने ऐसे दिलवा दिया, तुम हेलीकॉप्टर लेकर के केजरीवाल को घुमाते रहते हो। तो जिस प्रकार के एलिगेशन वो भी झेल रहा है भगवंत मान, वो उससे बाहर निकलेगा। देखिए, हर राजनीति हर एक आदमी को एक बार जीतन राम मांझी बनने का मौका देती है, और जीतन राम मांझी बनने का मौका है, और जीतन राम मांझी भगवंत मान जरूर बनेगा। ये बात मैं आपको भविष्यवाणी के साथ बता रहा हूं। दूसरी बात कि अरविंद केजरीवाल एक तानाशाह की तरह अपने विधायकों के साथ, अपने लोगों के साथ ट्रीट करते थे। तो पंजाब के अलावा हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली आम आदमी पार्टी में भी एक जीतन राम मांझी, संभवतः संजय सिंह नाम का आदमी पैदा हो सकता है। आम आदमी पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई तो ठनेगी ही ठनेगी। वो तो चालू है। जिनको घोटाला करना था वो जेल जाए, ठीक है, हम काहे जेल जाए, वो भी 8-8 महीना रहेंगे। मनीष सिसोदिया तो के पास तो एक मेंटल ब्लॉक है, वो सुशील कुमार मोदी वाला, वो डिप्टी सीएम से आगे सोच ही नहीं पाता। लेकिन मैं मनीष सिसोदिया का ये रहता तो कहता, अरे यार, जब अतीशी हार रही है और केजरीवाल भी आ रहा है, तो तुम सीएम मटेरियल हो गए। तुम ये क्यों कह रहे हो कि जीतेंगे तो डिप्टी सीएम बनेंगे? डिप्टी सीएम बनेंगे वाला लक्ष्य तो सुशील मोदी जी का था, स्वर्गवास हो गया, वो नहीं रहे। तो ये सारी चीजें जो है वो अपने आप में बहुत वृहद है, और बचना मुश्किल है केजरीवाल का। इसीलिए वो जो चेहरे पे खौफ, को लो कॉन्फिडेंस, वो सब दिख रहा था। और आप देखिएगा, कल सुबह होगा, ईवीएम पे बोलेंगे, उसके बाद जिस दिन रिजल्ट आएगा ये कहेंगे कि भैया हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, फलाना जा रहे हैं, ये रिजल्ट हम नहीं मानेंगे। और अंतिम दिन हो सकता है धरने पे आदमी बैठ जाए कि हम मन में नहीं करेंगे रिजल्ट, फिर से चुनाव करा। ये सारे ड्रामे आप लोग झेलने के लिए तैयार हो जाइए। आपके पास कंटेंट होगा, हमारे पास चलाने के लिए मसाला होगा, आप लोग चलाइए, वो कीजिए। लेकिन ये केजरीवाल का अभी कुछ और मायावी रूप आपको देखने को मिलेगा। जी, कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। अनुपम जी, मैं एक छोटी सी टिप्पणी इस पर चाहूंगा। अभी भाऊ ने भी कहा है कि ये शुरू में कहते थे कि मैं तो इनकम टैक्स कमिश्नर था, पता नहीं कितना कमा लेता क्या, लेकिन ये राजनीति में आए तो कमाने के लिए ही आए थे, उसी नियत से आए थे। अभी पिछले हफ्ते रमनीक मान से मैं बातचीत कर रहा था, तो रमनीक की एक टिप्पणी मुझे बिल्कुल सटीक लगी। उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान का आजादी के बाद का सबसे बड़ा राजनीतिक घोटाला है अपने आप में। तो ये यहाँ डिफीट मिलने के बाद, दिल्ली में डिफीट के बाद, क्या लोगों को, आने वाले नए पॉलिटिशियन को, नई पार्टी बनाने वालों के लिए एक सीख की तरह होगा ये? जी, बिल्कुल। मैं मतलब इस सवाल पे आऊँगा, उससे पहले मैं छोटा-सा, जो भाऊ ने संघ के बारे में कहा है, तो उस चीज़ को मैंने चूँकि यहाँ पर काफ़ी करीब से देखा है, तो वो मैं एक छोटा-सा आपको बता देता हूँ कि आरएसएस किस लेवल पे यहाँ पे दिल्ली में काम कर रहा था। जैसा हमें एक तो ये जानना चाहिए, आरएसएस का जो काम करने का तरीका है, जैसे इन्होंने दिल्ली को 8 विभाग में बाँट दिया था, 30 जिले और 173 जो नगर हैं, उसमें बाँट दिया था इन्होंने। और जब चुनाव आयोग ने
तारीख भी नहीं दी थी कि चुनाव कब होंगे, मतदान कब होंगे, उससे पहले इन्हें कह दिया था कि आप अब संघ के जो स्वयंसेवक थे कि आप आस-पास जाइए, यहाँ तक कि दफ्तरों में जाइए, जो शैक्षिक संस्थान है वहाँ पे जाइए, जो दुकान वगैरह है, बाजार है, वहाँ पे जाइए, स्कूलों में जाइए और कॉलेजों में जाइए और वहाँ जाकर आप जो है माहौल बनाइए वोटिंग के लिए। तो जैसे एक विभाग जो है उसमें 2000 के आसपास बैठकें हैं जो है वो होती है और उसके अलावा 4500 से 5000 बैठकें जो है आरएसएस एक अकेला संगठन नहीं है, उसके काफ़ी अनुषांगिक संगठन है, जैसे भारतीय मजदूर संघ, सेवा भारती, विश्व हिंदू परिषद, अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ, हिंदू जागरण मंच, कई सारे हैं। तो ये सारे के सारे मिलके एक विभाग में 5000 से ज़्यादा बैठकें करते हैं और इन बैठकों में कम से कम 4 लाख से अधिक लोग जो है वो हिस्सा लेते हैं। तो इससे आप समझ जाइए कि आरएसएस किस लेवल पे यहाँ पे काम कर रहा था और रूठों को मनाने के लिए कह रहा उसे पूरा लगा दिया गया था। एकदम महाराष्ट्र की तर्ज पर ही जैसे महाराष्ट्र में काम हुआ। अब यहाँ बात अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक घोटाला है ये अब तक का सबसे बड़ा। याद कीजिए नोटबंदी के समय इस आदमी ने क्या कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी जो अभी दिवंगत हैं, जब वो जाती हैं और 2000 का नोट के साथ उनकी तस्वीर आती है, तो उस समय इस व्यक्ति ने क्या कहा था? इसने कहा था कि मैं कभी अपनी माँ को लाइन में नहीं लगाऊंगा। आज उसी व्यक्ति ने अपने माँ-बाप को पूरी दिल्ली के सामने जुलूस निकाल दिया, तमाशा बनाकर उनका, तो इससे बड़ा घोटाला क्या होगा कि उसने अपने माँ-बाप तक को नहीं छोड़ा। तो इसी से आप समझ जाइए कि अरविंद केजरीवाल की मानसिकता जो है वो किस स्तर की हो चुकी थी और शीश महल वाला घोटाला आने के बाद उसने सोचा, आपने एक बार भी सुना अरविंद केजरीवाल से इस बार खुद को कट्टर ईमानदार कहते हुए? आम आदमी पार्टी के एक नेता ने इस बार, जो पिछली बार उनका नारा था कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, इस बार एक नेता के मुंह पे ईमानदार शब्द ही नहीं आया। यानी इन्होंने भीतर से खुद को ही बेईमान मान लिया है। ये अब बाकी किसी को कहने की जरूरत नहीं है। अब जिन्होंने खुद को ही बेईमान मान लिया है, जो खुद अपनी सीटें घटा के 50 पर ले आए हैं, जो खुद 10% वोट घटने की बात कर रहे हैं, तो उन्हें दूसरों के सर्टिफिकेट की क्या आवश्यकता है? जी। और चलिए अब उत्तर प्रदेश चलते हैं साहब, वीरेंद्र नाथ भट्ट जी से समझने की कोशिश करते हैं। ये अखिलेश सर यादव मुझे ने आज्ञा है, 9:30 में मेरा एक शो है सर। जी हाँ, जी हाँ, बहुत धन्यवाद जी अभिषेक जी आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू बहुत सो बहुत मच। धन्यवाद सर, प्रणाम सर। जी वीरेंद्र जी, ये अखिलेश जी यादव ने ऑडियो जारी किया, ये बड़ा आसान हो गया है। दो तरफ अपने लोगों को बैठाओ और एक ऑडियो तैयार करवाओ और फिर उसको फैला दो कि साहब भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता किसी पोलिंग अधिकारी से बात कर रहा था, टारगेट के बारे में पूछ रहा था कि टारगेट पूरा हो गया क्या, और उसको वायरल करो और बदनाम करो। चुनाव आयोग को भी बदनाम करो, अपने मुखालिफ पार्टी को भी बदनाम करो। और उधर ये कुछ दिन पहले तो रो रहे थे अवधेश प्रसाद, आज फिर एक मोबाइल फोन पर बात करते हुए दिखाई दिए। ये जो चीख चिल्लाहट है, ये जो छाती पीटना है, ये शो करता है कि समाजवादी पार्टी लूज करने जा रही है मिल्कीपुर। देखिए अब जो है, जैसा अभी अनुपम ने जो अभी पूरा एक्सप्लेन किया कैसे संघ ने ग्रास रूट लेवल पे काम किया, इस सबको देखते हुए अब ये इस तरह के जो पाखंड हैं और जो गिमिक्री है, इससे आप जो है वोट को प्रभावित नहीं कर सकते। अखिलेश यादव को सीधे सीधे अभी मांग कर देनी चाहिए कि इलेक्शन जो है ट्विटर पे होना चाहिए। पूरे चुनाव में वो केवल एक बार कैंपेन करने गए, आखिरी दिन जो था पोलिंग का 3 फरवरी को, उसके पहले उनकी पत्नी डिंपल यादव जो कि मैनपुरी की सांसद है वो गई थी। और योगी जी जो है उन्होंने लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ही पूरे उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होना था। संगठन के स्तर पर जितना काम किया जाना था बीजेपी के संगठन ने और मुख्यमंत्री ने पूरी तैयारी शुरू कर दी थी। जुलाई से उन्होंने सब टीमें बना दी थी, वो खुद कई बार जा चुके हैं। आज जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया है मिल्कीपुर में वो ये है कि 2022 में वहां पे कुल जो वोट पड़ा था वो करीब 60% था, लेकिन आज 3 साल बाद वहां पे 3 बजे ही 60% वोट पड़ गया था और टोटल पोलिंग वहां पे 65.35 या 3% पोलिंग हुई है। और 5 बजे पोलिंग खत्म होने के बाद भी लंबी लाइनें लगी हुई थी और ये थोड़ा सा बढ़ सकता है, मार्जिनली, वेरी मार्जिनल।
तो वहां पे मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी सीट बुरी तरह हारने जा रही है, बीजेपी सीट ये जीतने जा रही है। और ऐसी स्थिति में आप चुनाव होने के पहले से ही लगातार सरकार के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दो। जब अभी नवंबर में उपचुनाव हुआ था तब भी इन्होंने यही आरोप लगाया था कि पिछड़ा वर्ग यानी पीडीए के जितने भी जो ग्रास रूट लेवल स्टाफ होता है, बीएलओ वगैरह होते हैं, उन सबको ट्रांसफर कर दिया गया, तब भी आरोप लगाया था। तब भी ये कहा था कि ये जो थानेदार हैं, पुलिस है, ये ग्राम प्रधानों को और ये पीडीए शॉप ओनर को धमकाया जा रहा है, ये आरोप यहाँ भी लगाया गया। तो जब कोई पार्टी चुनाव होने के 1 महीने पहले से ही आरोपों की झड़ी लगा दे, उससे स्पष्ट हो जाता है कि चुनाव की दिशा क्या होने जा रही है। और वहां के लोगों में इस बात को लेकर के एक अपराध बोध है कि हमने अयोध्या में बीजेपी को हरवा दिया मंदिर बनने के 1 साल के बाद। तो इससे उनको बहुत जगह जो है छोटी लोगों की सुननी पड़ी है और उनके पास कोई ठोस आधार नहीं है। आखिरकार बीजेपी को क्यों हराया जाए भाई? क्या ऐसा योगी जी ने उनके खिलाफ काम कर दिया है? तो मिल्कीपुर का चुनाव बहुत साफ है और ये जो समाजवादी पार्टी वहां हारने जा रही है। और आपको याद होगा नवंबर में जब चूंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी उम्मीदवार जो था उम्मीदवार बाबा गोरखनाथ, उसने जो है समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ रिट फाइल कर रखी थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरपी एक्ट में। तो उसके कारण चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर का चुनाव 9 अन्य सीटों के साथ अनाउंस नहीं किया था। तब ये आरोप लगा रहे थे कि साहब बीजेपी डर गई है, इसलिए उन्होंने मिल्कीपुर का चुनाव टाल दिया है। तो लगातार ये अरविंद केजरीवाल की शैली में ये आरोपों की झड़ी लगाते हुए चले आ रहे हैं और उनके पास कुछ ठोस कहने को नहीं है। तो मिल्कीपुर में भी ये उनको पता लग गया था और मिल्कीपुर चुनाव के 3 महीने पहले ही जो अवधेश प्रसाद वहां के विधायक थे और इस समय फैजाबाद से एमपी हैं, लोगों को बता दें कि लोकसभा सीट का नाम अयोध्या की अभी भी फैजाबाद है। वो इनको अखिलेश प्रसाद जो है अखिलेश यादव अयोध्या का राजा बता रहे थे। उनको समझ में आ गया कि भाई ऐसा उन्होंने बताया, फिर नहीं उन्होंने आदर पूर्वक जो है भगवान राम का नाम लेना शुरू कर दिया और सुंदरकांड का पाठ भी कर रहे थे। आज उनकी फोटो चल रही थी कि साहब वो जो है वो अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। ये सब शुरू हो गया है वहां पे, उन्होंने खूब किया है, मंदिर भी गए हैं। तो और जो दूसरी सबसे बड़ी बात है, मित्र सेन यादव का परिवार जो कि मिल्कीपुर के सबसे बड़े नेता रहे हैं और मित्र सेन यादव 1989 में सीपीआई के एमपी भी हुए थे फैजाबाद से। बाद में उनका बेटा भी जो है एमएलए हुआ था, मंत्री हुआ था, आनंद सेन यादव। उनके बड़े बेटे यूपी पुलिस में डीआईजी थे, अब रिटायर हो गए हैं। तो यादव लोगों में अवधेश प्रसाद को लेकर इस बात की नाराजगी है। उनका कहना है कि मित्र सेन यादव के परिवार को अवधेश प्रसाद ने ही बहुत नुकसान पहुंचाया है और नष्ट कर दिया है। तो मिल्कीपुर में कोई बहुत बड़ा कंटेस्ट नहीं है कि जिसकी हम इससे ज्यादा चर्चा करें। और अब जो है अखिलेश यादव के सामने अपने पीडीए को बचाना बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। 17 तारीख को यूपी असेंबली का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और संभल का मामला भी अब जो है काफी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ गया है। उनके सांसद के खिलाफ गंभीर आरोपों में एफआईआर दर्ज है। उनको हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। बिजली चोरी का 2 करोड़ का बिल उनको जो है ऑलरेडी पावर कॉर्पोरेशन ने उनको थमा दिया है जी। और उसकी वसूली भी होगी। और जो उनका घर बना है संभल में, वो भी अवैध निर्माण है, उसका भी डिमोलिशन हो सकता है। एक आखिरी टिप्पणी भाव से ले लेते हैं। भाव, क्या मान लिया जाए लोकसभा चुनाव में थोड़ा बहुत जो विभाजन हुआ था, हिंदुओं की एकजुटता भंग हुई थी, फिर से वो एकजुटता दिखाई दे रही है और इसके आगे जाकर के हमें किस तरह के नतीजे देखने को मिलेंगे, भारतीय राजनीति पर इसका असर क्या होगा और खास तौर से आगे जो आने वाली चुनौतियां हैं, चाहे पश्चिम बंगाल है, असम है, तमिलनाडु है, कई महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होने वाले, वहां इसका असर दिखाई देगा। देखिए, मैंने 2014 और 2019 में किताबें लिखकर
मोदी मेजॉरिटी में जाएंगे, सत्ता में आएंगे, लिखा था। तीसरी बार मैंने 2024 में लिखा था, तो मैं निश्चिंत था कि मोदी की सरकार आने वाली है। लेकिन मैंने जो कंसेप्ट तीसरे लोकसभा चुनाव के लिए लिखी थी, उस पर मैं आज भी कायम हूं। मैंने बोला था ये अश्वमेध है, और अश्वमेध का मतलब ये होता है कि जो चक्रवर्ती राजा बनने निकलता है वो आपका राज्य ग्रैब नहीं करता, कब्जा नहीं करता। वो बोलता कि मेरे अथॉरिटी मान लो, अगर अथॉरिटी नहीं माननी है तो मैंने घोड़ा छोड़ा है वो रोको, और घोड़ा रोकोगे तो लड़ाई होगी, और आपका जो राज्य है वो कब्जा किया जाएगा, उधर से आपको निकालकर बाहर किया जाएगा। तो वही हरियाणा में हुआ है, वही महाराष्ट्र में हुआ है, वो दिल्ली में हो रहा है, और उसके बाद हर राज्य में होगा। जो मोदी यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है उसको चैलेंज करने वाला हर दल उसको निकालकर खदेड़कर बाहर किया जाएगा। ये राजनीति का अगली दिशा है, जो मैंने 1 साल पहले मैंने लिखा है। ये आइडिया, ये परसेप्शन लिखा है कि 2024 अश्वमेध है, तो 240 पर रोका गया, वो अश्वमेध का घोड़ा था, उसके परिणाम दिखाई दे रहे, और ये 2029 तक चलता रहेगा, क्योंकि ये अश्वमेध की लड़ाई है। जिसने जिसने घोड़ा रोका है उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो हम देख रहे, वो हरियाणा हुआ, महाराष्ट्र हुआ, बिहार में होने वाला है, और बहुत सारी जगह होने वाला है, और जहां आज तक नहीं हुआ वहां भी होने वाला है। क्योंकि जहां से शुरुआत हो गई है, हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र से लेकर आरएसएस के अलग अलग आयाम जिस तरीके से एक्टिवेट हुए हैं, वो 2029 तक रुकने वाली बात नहीं है। तो परिणाम साफ है आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, बहुत धन्यवाद। अनुपम जी, आपका भी धन्यवाद। अभिषेक तिवारी अभी शो में नहीं है, लेकिन उनका भी धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप सबने जुट करके, समय निकाल करके चर्चा की है। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद।